हेलो फ्रेंड्स, ये है जय एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉड्यूल 1 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम मॉडल, मोजले एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर के बारे में, मोजले का एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर उसी पे डिपेंडेंट है। जिसमें हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था। आगे चलते हैं। तो होता क्या है कि जब बेसिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और की खोज हो जाती है और प्रोटॉन की खोज हो जाती है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि जब एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उनका इंटरनल आंतरिक संरचना कैसी है, उसके लिए उन्होंने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। तो उनका एक्सपेरिमेंट कैसा था, हम उसके बारे में बात करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1919 में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग। अब होता क्या है कि उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम डाइपॉजिटिव। मतलब अगर आप हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको हीलियम डाइपॉजिटिव स्पीशीज मिल जाती है। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड का ये डबल होता है। तो ये इन्होंने ये सोच के किया था, क्योंकि एक बुलेट जैसे हम किसी चीज़ पे फायर करते हैं उस तरीके से उन्होंने फायर किया था। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट टेस्ट किए। यहाँ पे गोल्ड फॉइल पे जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था वो गोल्ड फॉइल पे हुआ था। ये गोल्ड की बहुत ही पतली पन्नी होती है, आप मान सकते हैं कि एंगस्ट्रॉम में होती है। इतनी थिन शीट इन्होंने तैयार की। उसके बाद ये जो आप इस चारों तरफ देख रहे हैं, एक ये बाउंड्री टाइप की इन्होंने बना रखी है, जिसके इंटरनल मतलब यहाँ पे इन्होंने एक मटेरियल लगा रखा है, जिंक सल्फाइड। होता ये है कि इस जिंक सल्फाइड पे अगर कोई हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल, बहुत ऊर्जावान कण अगर इससे टकराता है तो यहाँ पे चमक होती है, स्पार्क। अब इससे पता चलता है कि कौन सा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके डिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहा है। तो ज़्यादातर टाइम तो उन्होंने नोटिस किया कि ये हमारा सोर्स है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिस पे जिंक सल्फाइड की लेयर चढ़ी हुई है, ये थिन गोल्ड फॉइल है। और ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं कि सीधे आर पार चले जाते हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। बहुत कम परसेंटेज होता है, मान लीजिए 1%, वो थोड़े से डिफ्लेक्टेड होते हैं। और 0.001% जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आते हैं। ये और ज़्यादा क्लियर होगा नेक्स्ट स्लाइड में। आगे चलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एटम है, एटम में हमारा जो सेंट्रल पार्ट है वो कोर डेंस बहुत पॉजिटिवली चार्ज है। और इसमें जो इसी एटम का जो मास होता है इसी न्यूक्लियस में सेंटर्ड रहता है, इसी न्यूक्लियस की वजह से होता है। और बाकी जो इस एटम होता है, एटम का एटॉमिक पार्ट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, ये फ्री स्पेस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं एटम के चारों तरफ, और क्या कहते हैं, एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे इन्होंने देखा 4 पार्टिकल इधर गए, परसेंट, और क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज पार्टिकल क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं आर पार, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जो न्यूक्लियस से टकराता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से टकराया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से टकराया तो कम्प्लीटली बैक आ जाएगा। तो ये कम्प्लीटली जो बैक आ जाते थे उनका परसेंटेज बहुत कम था। और इन्हीं से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का। और अगर हम कंपेयर करें तो ये एक फुटबॉल न्यूक्लियस है, तो 5 माइल रेडियस का फुटबॉल ग्राउंड एटम होगा। अगर 5 माइल रेडियस का फुटबॉल ग्राउंड एटम है तो जो न्यूक्लियस होगा एक फुटबॉल के बराबर होगा। तो आप स्वयं कंपेयर कर सकते हैं
कितना डिफरेंस होता है एटॉमिक रेडियस में और न्यूक्लियस के साइज में। आगे चलते हैं। तो जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल था उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले जा सके। पहला कंक्लूजन तो ये था कि परसेंटेज अगर कैलकुलेट करते कितने परसेंट पार्टिकल जो है सीधे डिफ्लेक्ट होके सीधे बैक आ गए अपने पाथ पे, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो पूरा मास होता है किसी एटम का वो इसी न्यूक्लियस पे सेंटर्ड होता है। अब न्यूक्लियस पे सेंटर्ड है तो बाकी जो स्पेस होगा वो एम्प्टी होगा, क्योंकि अगर सारा मास इसी पे है तो उस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 10⁻⁻28 kg की रेंज का। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻31 kg की रेंज का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस का वेट होता है ये केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। अब कहते हैं जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल हमारा जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि वो डाई पॉजिटिव आयन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इससे इसके क्लोज कोई अल्फा पार्टिकल जब गया होगा तो वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, डिफ्लेक्ट हुआ होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, या तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ होगा, या कंप्लीटली बैक आ गया होगा। तो ये था। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम का जो पूरा मास है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज्ड होता है। उसके अलावा जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा इसी न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो ऑर्बिटल में घूमते हैं, प्रोटॉन हमारा सेंटर में स्टेबल रहता है। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज ये है कि सेंट्रल में अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में इसे रिवॉल्व करते रहते हैं एक पर्टिकुलर पथ पे। जैसे कि हमारा सन, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके अराउंड मरकरी, अर्थ, वीनस, सैटर्न अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट में वो करते रहते हैं। तो ये जो है सोलर सिस्टम मॉडल भी कभी भी कहा जाता है, हालांकि हम इसे न्यूक्लियर एटम मॉडल कहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट था वो आज भी ट्रू है, वो कॉन्सेप्ट आया था। अब अगर ये इतना अच्छा मॉडल था तो इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, अब हम इसको क्यों नहीं फॉलो करते, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारी नॉलेज है वो क्वांटम थियरी के बाद आई है। ये तो बहुत बेसिक आइडियाज थे, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया या जॉन डाल्टन का जो थे कॉन्सेप्ट था वो, लेकिन हम उन्हीं के बेस पे आगे बढ़ते रहे और आज हम सही एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है। कोई चीज़ अगर मोशन करती है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा, कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा, इसको जो पाथ होगा वो धीरे धीरे कंसेंट्रिक ऐसे स्पाइरल होते हुए छोटा होता जाएगा। फाइनली एक स्टेज आएगा कि ये न्यूक्लियस से जाके कोलैप्स कर जाएगा, टकरा जाएगा। तो इस कोलैप्स की वजह से होगा ये कि हमारा एटम क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एटम ही डिस्ट्रॉय हो गया तो दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मतलब, और ये सत्य नहीं है, सही नहीं है। हमारा एटम जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है सॉरी, हमारा एटम बहुत स्टेबल होता है। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ था और सबसे बड़ी कमी थी न्यूक्लियर एटम मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था 1999 में, वो उसका सबसे बड़ा फ्लॉ था। आगे चलते हैं। अब इसके बाद 1930 में एक और वैज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट मोजले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ये जो कहते हैं वैक्यूम ट्यूब है, ये पूरा वैक्यूम है, ये इन्होंने कैथोड लगा दिया। कैथोड हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे पीरियोडिक टेबल में हमने क्या रखा, सेकंड पीरियड के बाद सोडियम, मैग्नीशियम और बाकी सारे एलिमेंट, बाद में हैलोजन, ऐसे उन्होंने क्या किया, ये एनोड को पहले जब मान लीजिए सोडियम को किया, बाद में मैग्नीशियम को किया, इसी तरह से वो बैरी करते चले गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्पेस ट्राई करता है तो यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है।
एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी एटॉमिक थियरी पढ़ी है वो सारी क्लासिकल फिजिक्स के नियम, जैसे जो न्यूटोनियन लॉ है, क्लासिकल मैकेनिक्स पे चलती हैं, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं देती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो क्वांटम थियरी है उससे हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है और वही हम आगे पढ़ेंगे। तो हम बता रहे थे कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसने इस एनोड को स्ट्राइक किया तो इससे एक्स रे प्रोड्यूस हुई। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हुए पहले सोडियम लगाएं फिर मैग्नीशियम लगाएं तो देखते हैं जो यहाँ से एक्स रेज निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने लगती है। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उन्होंने ड्रॉ किया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जो ये प्रोटॉन है, हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना है तो एटॉमिक नंबर इतना होगा तो इसकी पीरियोडिक टेबल में ये पोजीशन होगी। वो केवल पोजीशन नंबर नहीं रहा, वो बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई और एटॉमिक नंबर की एक डेफिनेशन बनी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 हो गया। अब उन्होंने कैसे ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जो एक्स रे यहाँ से रिलीज हो रही है मेटल को चेंज करने पे वो डिक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी में, तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये एक्स रे की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है न्यूक्लियस में जो कि है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे या किसी और फैक्टर पे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है किसी के न्यूक्लियस में है वो बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, तो एटॉमिक नंबर का टर्म आया। अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैंने बताया, इधर ए लिया, फिर बी एलिमेंट लिया, फिर सी एलिमेंट लिया, फिर डी एलिमेंट लिया एंड सो ऑन। उनका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके उन्होंने प्लॉट किया। किससे? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो वहां पे फ्रीक्वेंसी इवॉल्व हो रही थी उसके स्क्वायर रूट से। ये फ्रीक्वेंसी को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है अंडर रूट इंटू 10⁻⁸ से। तो वो फ्रीक्वेंसी जब उन्होंने इवॉल्व की तो उन्हें स्ट्रेट लाइन मिली। तो ये स्ट्रेट लाइन एक ऑर्डर को शो करती है कि हम कोई भी मेटल अगर इसी ऑर्डर में लें तो ये इसी ऑर्डर में चेंज होगा। जैसे कोई पीरियोडिसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे सेम प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन हो रही है, तो इसलिए इन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना। तो ये था मोजले का एक्सपेरिमेंट। अब अगर बात करें हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, तो हम देखते हैं कि जो टोटल मास होता है किसी एटम का वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ए को हम कलेक्टिवली अगर हम ऐसे बात करते हैं कि न्यूक्लियस मास, तो हम उसे न्यूक्लियन भी कह सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हम सेपरेटली बात करते हैं और उसको जेड के इक्विवेलेंट मानते हैं। अब जैसे कि अगर टर्म हम एटम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। कहीं भी टर्म अगर एटम यूज हुआ तो इसके पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो एटम न्यूट्रल रह पाएगा। और एटम अगर टर्म यूज होता है तो वो न्यूट्रल ही होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चीज थी। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। क्वांटम थ्योरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि आज का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसी पे बेस्ड है। क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैं बता दूं, ये ऐसी रेडिएशन होती है जो स्पेस में विदाउट वैक्यूम, इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, इसके अपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं। और ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट किससे ट्रेवल करती है, जिसको आप जानते होंगे। उसका स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है स्पीड ऑफ लाइट का।
इसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के बारे में बात करें, जैसे रेडियो वेव हो गया, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गया, एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, वेव्स है। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम जान गए, चूंकि ये माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे पार्टिकल पे एप्लीकेबल होती हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको इलेक्ट्रो क्वांटम थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी आनी चाहिए। तो हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए हमारी, जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज पार्टिकल है वैक्यूम में। अब वो चार्ज पार्टिकल इस जो ये ब्लैक एरो जा रहा है इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये जो रेड वाला कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और ये जो ब्लू वाला है ये हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट है। चीजें देखिए यहाँ पे ज्यादा डिफेक्टेड हैं, इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट के बीच 90 डिग्री है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो मतलब हम कह सकते हैं सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। वेदर ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, या इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस दिशा में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आगे बढ़ रही है, या मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन में अगर बात करें, तो सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। चलिए एक चीज और नोटिस करने वाली है, ये हमेशा हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड इस तरह से प्रोसीड करती हैं। तो यहाँ पे कई सारे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को डिफाइन करने के लिए कई सारे टर्म आते हैं। जैसे मान लीजिए जो ये हाईएस्ट पीक है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोएस्ट होती है इसके बोलते हैं TROUGH, ट्रफ। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, स्पीड, इन सब चीजों से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैरेक्टराइज करते हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, स्पीड, चार प्रॉपर्टी से हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को पहचानते हैं कि ये विजिबल है, एक्स रे है, गामा रेज है, क्या है कैसे नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, हाईएस्ट जाते, एक बार हाई लेवल पे जाते हैं, फिर लो लेवल पे आते हैं, फिर हाई लेवल पे, फिर लो लेवल पे। यहाँ पे वेवलेंथ की बात बता दें कि दो क्रस्ट के बीच, जैसे टू क्रस्ट और टू ट्रॉफ्स, ये डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि ये वेवलेंथ ऐसे हो गई, तो मतलब हमारा वेवलेंथ कम हो गया, वेवलेंथ कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। आगे स्लाइड पे ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैरेक्टराइज करने के लिए फोर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो पहली क्वांटिटी है हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, प्रोपोगेट हो रही है। मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को लिखा है, इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा से, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज, इसको हम एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में, मीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हमसे एंगस्ट्रॉम में या मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको इस टर्म में यूज करना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। अगर इस तरह से बात करें, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁸ एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि कितने वेव्स पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेकेंड में पास होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसको जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे कितने वेव एक सेकेंड में पास हो रहे हैं इस पॉइंट से, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको हम हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज से। अब जैसे एक चीज, और इसको जो सिंबलाइज करने वाला टर्म होता है उसको न्यू बोलते हैं। तो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, वेवलेंथ के, लैम्डा के। अब ये बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा। तो मतलब अगर एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका जो वेव लेंथ होगा वो कम होगा। अगर दूसरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ये चीज़ है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा। स्पीड, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो या कम हो, वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट की से ही प्रोपोगेट करती हैं। तो स्पीड जो डिपेंड करती है किस पे, वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। तो हम कह सकते हैं c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लैम्डा। तो c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट है जिसका मैग्नीट्यूड हमने बताया ये इतना होता है। मीटर में आप इसे इस तरह से कर सकते हैं 10⁸ सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ही प्रोपेगेट करती है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है वेव नंबर। वेव नंबर अगर हम डिफाइन करें तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, जैसे लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ होता है। अब अगर न्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव नंबर को, पर सेंटीमीटर और मीटर में इसको मेजर करते हैं, और इसका रेसिप्रोकल मतलब लैम्डा का 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट इफेक्ट, जो कि ये लेक्चर हमारा जो है कल ही आ जाएगा। कल इन सेंस 2 अक्टूबर को ये लेक्चर हमारा आ जाएगा। तो उम्मीद है यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।